रविंद्र सर, ये जो है, मैं राशिद भाई के जाने के पहले एक किसी पे टिप्पणी आप करूंगी, राशिद भाई से मैं स्पेशली संबल को लेकर बहुत सारी बात करना चाहता हूँ। रविंद्र सर, जो सारी चीजें हैं इसके पीछे मंतव्य क्या दिखता है आपको? उकसाने वाला कि शीतकालीन सत्र शीत रहेगा, कहीं यह है कि इसके पीछे आप इसको उकसाएं, हंगामा चलता रहे, हम आपको चर्चाओं का मौका ने, राजेश भाई ने बहुत कहते भी पहले कि दोनों जो बैठे हैं लगभग लगभग वो हम देखते हैं अब यही स्थिति है राज्य विधानसभाओं में, स्पीकर्स या जो वहां रहते हैं उनकी अब तो यहाँ देते भी नहीं, कई बार तो आपको डिप्टी स्पीकर का पद भी नहीं दिया जाता, लेकिन जो पद हैं वो ऐसे हो गए कि पूरी तरीके से एक पार्टी के प्रति होते हैं समर्पित, लेकिन जो पहले हुआ करता था वो सब चीजें खत्म हो गई कि कुछ तो आप में बचती थी कि आपको जो पद पर बैठे हो तो आप कहीं तो कहीं दिखाई दे कि हाँ आप हो। इसके पीछे आपको दिखता क्या है कि ये उकसाइए, हंगामा खड़ा होता रहे, चलता रहे, और हम अपना जो मकसद है, हमारे जैसे भी है बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, 16 के आसपास बिल हैं, कुछ पहले के और अभी नए, वो किसी तरीके से पास करा के ले जाए, इसी में डूबा है। क्या कहिएगा सब पर? और मोदी जी की शैली आप तो बहुत निकट से देखते रहे, और उम्मीदें इसलिए कम लगती हैं कि अब वो कोई दिलगुर्दे वाला बचा नहीं है, ना वो स्पीकर ना वो सभापति, सबकी भूमिकाएं देख ली। आपकी टिप्पणी। जी नमस्कार सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को। देखिए संजीव भाई, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे देश के प्रधानमंत्री बने, उस दिन से लेके और अब मोदी बन गए हैं, इस बीच में सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार और उधर हामिद अंसारी साहब से लेके और ये भैरव सिंह शेखावत थे, और ये तमाम लोग सभापति हो गए, वेंकैया नायडू होते हुए। लेकिन जिस तरीके से लोकशाही का कत्ल अब किया जा रहा है, इसके पहले मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं है। हालांकि हमको याद है टेलीविजन पर जब देखते थे तो सांगमा साहब का समय का भी याद है, जब सांगमा साहब हिंदुस्तान के इकलौते स्पीकर थे जो कि विपक्षी होने के बावजूद भी स्पीकर थे वो। लेकिन उस दौर में भी कभी इस तरीके से सत्ता पक्ष को या विपक्ष को बुलडोज नहीं किया गया। एक बहुत पुरानी परंपरा है, जब से मीडिया को आना जाना शुरू हुआ है संसद के भीतर में, कि जब भी कोई सत्र शुरू होता है तो उसमें प्रधानमंत्री आके बात करते हैं मीडिया के साथ, क्योंकि एक वो संवाद स्थापित करने का तरीका है कि संसद के भीतर क्या होगा उसकी एक परिपाटी तैयार की जाती है। संसद के बाहर 10:30 बजे का एक समय तय किया जाता रहा है कि प्रधानमंत्री आएंगे और मीडिया के साथ बात करेंगे, लेकिन मीडिया के सामने मोनोलॉग करेंगे कि एक व्यक्ति बोलेगा और सारे कैमरे लगा के वहां पर सुनेंगे। ये परंपरा 2014 के बाद से शुरू हुई है। इसी मीडिया ने जब सदन के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आते थे तो हम लोग उनसे सवाल पूछते थे, चाहे 2G का सवाल हो, CWG का सवाल हो, कोल का सवाल हो, या किसी और मसले से जुड़ा हो। निर्भया के मामले पर वही प्रधानमंत्री से सवाल पूछे गए। एक से एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे प्रधानमंत्री से संसद के बाहर पूछे जाते रहे, और 10-15 मिनट तक प्रधानमंत्री उस सवालों के जवाब देते रहे वहां पर। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह का मोनोलॉग एक क्रिएट कर दिया है कि वो कोई प्रश्न का जवाब नहीं देते। अब मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना जब हाउस की शुरुआत करते हैं, और उसके भीतर 2 दफा ऐसा हो गया जब आधिकारिक तौर पर कोई LOP नहीं बना। लीडर ऑफ अपोजिशन की एक परंपरा है कि जिस तरीके से स्पीकर सबसे बड़ा पद है, जिस तरीके से नेता सदन सबसे बड़ा पद हाउस में होता है, उसके बाद का पद है नेता प्रतिपक्ष। और नेता प्रतिपक्ष उतना महत्वपूर्ण पद है जितना महत्वपूर्ण पद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री का होता है। अगर नेता, क्योंकि BAC की जो बैठकें होती हैं और जो तमाम इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं, आप देखिए जब महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होती है, आज से नहीं है, तो कितने सालों की इस देश की परंपरा है, जब महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होती है तो सारा डिस्टर्ब भूलकर और उसके बाद संवाद स्थापित होता है इसी हाउस में। इसी हाउस में हमने देखा कितने ज्यादा कटुता जब दोनों पक्षों के बीच रही, लेकिन जब इस तरह की जरूरत महसूस हुई कि आज दोनों पक्षों को इकट्ठा होकर इस बिल है, तो वो हमने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन अब वो संवाद स्थापित होने वाली परंपरा खत्म हो गई। जब से किरण रिजिजू जैसे मंत्री बने हैं, इनके पहले अनंत कुमार मंत्री थे, जब से इस तरह के जो मंत्री हैं जो मंत्री बन गए हैं और विपक्ष के साथ संवाद स्थापित करने में अपनी कहीं ना कहीं हिकारत समझते हैं, अपनी बेइज्जती समझते हैं, तब से धीरे धीरे लोकशाही की वो तमाम महान परंपराएं खत्म होती जा रही। और वही स्थिति आज इस देश में हो गई है कि जैसे ही अडानी का नाम लेते हैं,
तो उनके नाम को सदन के रिकॉर्ड से गायब कर दिया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक बात कही, हालांकि केवल दोनों सदनों में मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका मिला, बाकी तो किसी को मौका नहीं मिला। अब पहला जो आज की जो शुरुआत हुई, 5 मिनट की जो ऑबिचुरीज दी जाती हैं, क्योंकि 2 सदन के जो सदस्य थे उनका देहांत हो गया, उसके बाद किसी को बोलने का मौका नहीं दिया गया, हाउस को अर्जन कर दिया गया 1 घंटे के लिए। उसके बाद 12 बजे पूरे दिन के लिए अर्जन कर दिया गया। अब इस स्थिति आप मुझे बताइए, जब हाउस को बुला लिया गया है, जब सारे सांसद आ गए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, तो आपको अर्जन करने की इतनी ज्यादा क्या जल्दी है? 12 बजे आपने हाउस को चलाने की कोशिश क्यों नहीं करी 2 बजे तक अर्जन करके? आप 1 बजे तक अर्जन करो, 2 बजे तक अर्जन करो। हाउस चलाने का समय निर्धारित तौर पर 6 बजे तक का है, लेकिन यही संसद है संजीव भाई जो रात को 2-2 बजे तक बैठती है। 12-12 बजे तक इसी हाउस ने बैठ के काम किया है। तो आज की स्थिति जब ये आज 1 मिनट में अगर कोई शोर शराबा करता है, क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि इस हाउस के रिकॉर्ड्स में अडानी का नाम आए, और ये रिकॉर्ड जो आज देखे जाएंगे, ये जब तक चिरंतन है, जब तक ये सदन रहेगा, तब तक वो रिकॉर्ड रहेंगे इस सदन में। तो इसलिए उनमें इनका रिकॉर्ड में नाम नहीं आए, इसलिए आप हाउस को अर्जन कर दे रहे हो। मणिपुर के नाम पर तो खैर चर्चा ही नहीं हुई। मणिपुर कितना महत्वपूर्ण इशू है देखिए इस देश में, कि उसके लिए हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी प्रदेश के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया गया हो, प्रधानमंत्री को बुलवाने के लिए। और सदन के भीतर उस वक्त के जो लोग थे वो कहते थे कि हमारा मकसद केवल ये है कि प्रधानमंत्री बोले तो सही, उस पर जवाब तो दें, इसके अलावा सरकार गिराना मकसद नहीं है। लेकिन ये करना पड़ रहा है विपक्ष को प्रधानमंत्री के मुंह से कुछ शब्द बुलवाने के लिए, ताकि मणिपुर के लोगों के जो घाव हैं उस पर कुछ मलहम लग सके। इस तरह की तो डेमोक्रेसी अब बन गई है। और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, लिहाज रविंदर सर, लिहाज इतने सीनियर हैं, धनखड़ साहब किस तरीके से पेश आते हैं, उन्होंने आज भी जो किया इसलिए उनको कहना पड़ा कहीं ना कहीं। आज की तारीख में संजीव भाई, आज उन्होंने बोला भी कि 54 साल का लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस है उनको, 54 ईयर। हम में से किसी की उम्र भी नहीं होगी 54.5 साल की। इतना बरस का जिस व्यक्ति को अनुभव है केवल कानून बनाने का, चाहे वो कर्नाटक की विधानसभा में बनाया हो, चाहे लोकसभा राज्यसभा में बनाया हो, इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। इतना लंबा एक्सपीरियंस जिसका होता है, उस व्यक्ति की सलाह के बिना तो आप हाउस चला ही नहीं सकते। आपको हाउस चलाने के लिए तो इन लोगों के अनुभव की तो जरूरत पड़ती है। प्रधानमंत्री का अनुभव तो है नहीं इतना लंबा चौड़ा, न किसी दूसरे उनके मंत्री का है। तो इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस जिस व्यक्ति का है, आप उसको इस तरीके से अगर दुत्कार के बात करेंगे, और वो भी नेता प्रतिपक्ष, आधिकारिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष है। नेता प्रतिपक्ष जब खड़ा होता है, हम लोग तो जेटली के टाइम पे भी देखते थे, जब जेटली नेता प्रतिपक्ष थे या जसवंत सिंह नेता प्रतिपक्ष थे, तो एक परंपरा जो अपनी आंखों से हमने देखी वो यही है कि जब नेता प्रतिपक्ष कोई भी सदन में खड़े हो गए, तो उसके बाद अगर कोई स्पीकर है, कोई बोलने वाला व्यक्ति है, वो भी बैठ जाता है, वो ईल्ड कर देता है, चाहे मंत्री जवाब दे रहे हो, चाहे कोई भी व्यक्ति जवाब दे रहा हो। और यहां पर उनको बोलने तक नहीं दिया जाता है, उनको किस तरीके से उनके जो वक्तव्य हैं उनको रिकॉर्ड से गायब कर दिया जाता है। ये डेमोक्रेटिक सेटअप में, और जो यहां पर सदन में देखिए लोकसभा और राज्यसभा में जो होता है वही परिलक्षित होता है फिर विधानसभाओं में भी। विधानसभाओं में भी आप चर्चाओं का जो स्तर देखेंगे, अब विधानसभाओं की तो स्थिति यह हो गई है कि पूरे साल 365 में से बहुत कोई अगर हो गया तो 12 से 15 दिन सदन मिलता है, बस उससे ज्यादा सदन मिलता ही नहीं है। जब सदन मिलेगा ही नहीं तो संवाद कहां से होगा, और संवाद नहीं होगा तो जनता के मुद्दे कहां से उठाए जाएंगे। ये धीरे धीरे जिस तरीके से एक तरफा जो राजनीति हिंदुस्तान में चल रही है और मोनोलॉग कंप्लीटली बुलडोज किया जा रहा है, तो ये उसके लिए ये देखिए बहुत ही काला दिन ये राजनीति में खासतौर पर लोकशाही के लिए माना जाएगा। और जिस तरह से राजेश भाई ने जो बातें कही कि सही बात है, अगर आपको चुनाव से लेके और सदन के भीतर तक हर जगह अगर इस तरीके से ही काम करना है। और मैं अभी देख रहा था एक ट्वीट आया किसी का, एक गांव जिसमें 70% वोटर ही कह रहे हैं कि हमने तो कांग्रेस को वोट डाला, उसके गांव में कांग्रेस का 0 वोट आया। उसके महाराष्ट्र की बात है कल की, अभी ट्वीट कर रहा है कोई, वो कह रहे हैं कि भैया हमारे वोट कहां चले गए, वोट का पता नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में क्या हो रहा है, ईवीएम के जो
राजीव कुमार जी से कोई इलेक्शन कमीशन से बात करने जाता है, वो जवाब नहीं देते। दिल्ली का जब अनाउंसमेंट करेंगे और हम पूछेंगे तो वो शायद कोई शेर वेर पढ़ देंगे, अच्छा सा उन्हें लिखा पूछेंगे होगा। तो हमको तो घुसने नहीं देंगे पार्लियामेंट, अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जो सवाल पूछा उसके बाद से घुसने कहां दे रहे हैं हमको, जाने नहीं दे रहे। 680 करोड़ रुपए तो 680 करोड़ रुपए तो आधिकारिक आंकड़ा है जो चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के चुनाव में पकड़ा। अब ये जो पैसा पकड़ा गया है ये तो शिवसेना का ही होगा, उद्धव ठाकरे का और शरद पवार का, ये तो कांग्रेस पार्टी का ही होगा, बीजेपी का तो पैसा पकड़ा नहीं गया होगा। तो जो पैसा नहीं पकड़ा गया वो कितना है उसका तो अंदाजा ही नहीं है। जब किसी चुनाव में 10,000 15,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा हो, और ज्यादा देखिए आज की तारीख में संजीव भाई, एक ये तो बात सबको मानने की है कि राशिद भाई से टिप्पणी लेना आप करिएगा खत्म, फिर मैं दोबारा भी एक बार तारीख में ये तो तय हो गया कि देश में एक स्पेसिफिक सेक्शन तो ऐसा हो गया जो बीजेपी का कोर वोटर है, चाहे वो 20% है, 25% है, 30% है। अब आपको जरूरत कितने लोगों की है? जरूरत है खाली 10-15% लोगों की। वो 10-15% लोगों को खरीदने के लिए अगर आपने 1 करोड़ आदमी को भी 6 करोड़ वोटर में से ले लिया तो 15% वोटर होता है। अब 15% वोटर के लिए 10,000 के हिसाब से 10,000 करोड़ रुपए अदाने के लिए कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल बिल्कुल, जिनको 2-3 लाख करोड़ रुपए धारावी में लगे हैं। रविंद्र सर अब तो बहुत इजी है, और अब तो आप ऑफिशियल देने लगे, अब तो ऑफिशियल हो गया। 750 रुपए राकेश भाई ने कहा ना कि 750 रुपए दे दीजिए आप, वो 3 किस्तें 7,500 रुपए दे दीजिए, 5 किस्तें और आप वोट ले लीजिए तमाम। और फिर मैं एक चीज पे तो आपसे ना इत्तेफाकी जाऊंगा, मोदी साहब का बहुत अनुभव है, राजेश भाई भी अगली बार में बताएंगे, भले ही वो 2014 के बाद सदन में आए, उम्र शायद 75 होने वाली है, 250-300 साल का अनुभव है दुनिया में सब जगह, और क्या क्या उन्होंने पढ़ा है, कितना वो जानते हैं, कोई नहीं जानता, ना मनमोहन सिंह और ना जवाहरलाल नेहरू साहब भी नहीं जानते थे। मैं थोड़ी सी इसमें आपसे